हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक केस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक उनका करियर और दूसरी उनका जीवन साथी। अगर किसी को उनका पसंदीदा करियर और एक प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए तो उनकी जिंदगी एक परफेक्ट तस्वीर की तरह होगी। मंजीत पंघाली की जिंदगी, जो वैंकूवर कनाडा में रहती थी, कुछ ऐसी ही थी। लेकिन उनकी खूबसूरत जिंदगी का अंत एक ऐसे तरीके से हुआ जिसने पूरे कनाडा को हिला कर रख दिया। 18 अक्टूबर 2006 वह तारीख थी जब मंजीत पंघाली के लापता होने की खबर सामने आई। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 23 अक्टूबर को उनका जला हुआ शव एक समुद्र तट पर मिला। इस खोज के बाद पुलिस जल्दी से घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने मंजीत की ससुराल वालों को इसकी सूचना दी। ये खबर तेजी से वैंकूवर शहर में फैल गई कि एक महिला का जला हुआ शव समुद्र तट पर मिला है। मंजीत के परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि मंजीत ऐसी महिला थी जो हमेशा मुस्कान के साथ सभी से बात करती थी। हालांकि महीनों की जांच के बाद मंजीत के असली कातिल की पहचान हुई, जिससे मंजीत के परिवार को बहुत हैरानी हुई। लेकिन अंततः ये जानने के लिए कि मंजीत कैसे गायब हुई, उन्हें किसने मारा और हत्यारे ने मंजीत को कैसे मारा, हमें मंजीत की पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। मंजीत भारतीय मूल की कनाडाई निवासी थी, जो ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में अपने पति मुख्तार पंघाली और उनकी 3 साल की बेटी माया के साथ रहती थी। मंजीत का परिवार बेहतर जीवन की तलाश में कनाडा आया था और वैंकूवर में बस गया था। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को हर संभव खुशी देने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मंजीत का बचपन खुशी भरा था। हर लड़की की तरह उनके भी सपने थे। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह एक टीचर बनना चाहती है। मंजीत ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और इसी दौरान उनकी मुलाकात मुख्तार से हुई। मुख्तार का परिवार भी भारत से था और वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा आए थे। मंजीत के अनुसार मुख्तार एक खुशमिजाज व्यक्ति थे, ठीक वैसे ही जैसे वह थी, जिसकी वजह से मंजीत को धीरे धीरे मुख्तार से लगाव होने लगा। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात प्यार में बदल गई और कुछ समय बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। जब दोनों परिवारों को यह पता चला कि वे शादी करना चाहते हैं तो वे बहुत खुश थे। मंजीत के परिवार को विश्वास था कि मुख्तार एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान है, जो हमेशा उनकी बेटी को खुश रखेंगे। इसी तरह मुख्तार के परिवार को भी मंजीत एक अच्छी लड़की लगी। इसके बाद मंजीत और मुख्तार ने 1997 में शादी कर ली। दोनों परिवारों की नज़र में वे एक खुशहाल और खुशमिजाज जोड़ी थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब मुख्तार के असली रूप सामने आए तो मंजीत को अपनी शादीशुदा जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असल में मुख्तार एक रूढ़िवादी परिवार से थे और उनकी सोच भी कुछ ऐसी ही थी। उनके अनुसार मंजीत को हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए और जब वो काम से घर लौटे तो उनके लिए टेबल पर स्वादिष्ट खाना तैयार होना चाहिए। लेकिन अब मंजीत मुख्तार के व्यवहार से परेशान हो गई थी। वह एक मजबूत इरादों वाली और मेहनती महिला थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुख्तार की मानसिकता ऐसी होगी। जब मंजीत ने अपनी बहनों और दोस्तों को अपनी शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं के बारे में बताया तो सभी ने उन्हें कहा कि यह सिर्फ शुरुआती दिनों की बात है और हर नए शादीशुदा जोड़े के बीच कुछ मतभेद या बहस होती है। उन्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। इसके बाद मंजीत, उनकी बहन और मंजीत के दोस्त इस बात को भूल गए। जैसे मंजीत ने अपने बाकी जीवन की योजना बनाई थी, वैसे ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की भी योजना बनाई और अब वह मां बनना चाहती थी। नतीजतन शादी के 6 साल बाद उनका सपना भी पूरा हुआ। 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने माया रखा। मंजीत बहुत खुश थी और मुख्तार भी बहुत खुश थे। अब मुख्तार अपना ज्यादातर समय माया के साथ बिताते थे। मुख्तार अपनी बेटी माया से बहुत प्यार करते थे, इसलिए सभी को लगा कि शायद मंजीत की शादीशुदा जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही थी वे अब खत्म हो गई हैं। लेकिन ये सच नहीं था। माया के जन्म के बाद मुख्तार ने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। जब भी वह शराब पीते वह देर रात तक घर से बाहर रहते और जब वह घर आते तो उम्मीद करते कि उनकी पत्नी ने खाना बनाया होगा और उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन मंजीत, जो गर्भावस्था के बाद देखभाल और समर्थन चाहती थी, अपने पति के व्यवहार से काफी टूट गई थी। इसी वजह से मंजीत अवसाद में चली गई और जो सपने उन्होंने देखे थे वे अब उनकी आंखों के सामने टूट रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने मुख्तार को समझने में कितनी बड़ी गलती की थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने स्वास्थ्य और भविष्य को सही दिशा में कैसे ले जाएं। इस दौरान
मंजीत कोई बड़ा कदम नहीं उठाती और धैर्य के साथ मुख्तार के घर में 3 साल तक रहती है। लेकिन 2006 में मंजीत अपने दूसरे बच्चे की योजना बनाती है ताकि घर में एक बार फिर खुशियां आ सके। हालांकि रोज रोज की बहसों की वजह से वह यह महसूस करने लगती है कि अब ये संभव नहीं है। लेकिन फिर थोड़े समय बाद मंजीत दोबारा गर्भवती हो जाती है और मुख्तार इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते हैं। अचानक मुख्तार का व्यवहार काफी बदल गया था। उन्होंने मंजीत को पहले की तरह प्यार और देखभाल दिखाना शुरू कर दिया। ये देखकर मंजीत बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपना खोया हुआ प्यार वापस पा लिया है। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि यह खुशी बहुत ही कम समय के लिए थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेविड ट्रू क्राइम चैनल के पीछे 5 लोगों की एक टीम है जो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। हमारे चैनल के कम सब्सक्राइबर्स की वजह से हमें YouTube से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए बिना वित्तीय सहयोग के हम ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें चैनल पर और भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 18 अक्टूबर 2006 को मंजीत अपने प्रीनेटल योगा क्लास के लिए निकली थी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मंजीत घर वापस नहीं आई। अगले दिन मुख्तार ने मंजीत के परिवार को फोन करके बताया कि मंजीत कल शाम से घर नहीं आए हैं। ये सुनकर मंजीत के परिवार को थोड़ी चिंता होने लगी। फिर उन्होंने मंजीत की बहन जैस्मीन को फोन किया और पूरी कहानी सुनाई। फिर मंजीत की बहन ने मंजीत की सभी दोस्तों को फोन किया, लेकिन मंजीत किसी भी दोस्त के घर नहीं गई थी। असल में जब भी मुख्तार और मंजीत के बीच बहस होती थी, मंजीत अक्सर बिना किसी को बताए अपनी बेटी के साथ होटल या किसी दोस्त के घर चली जाती थी। सभी ने सोचा कि इस बार भी वही हुआ होगा और मंजीत जल्द ही घर लौट आएंगी। लेकिन इस बार मंजीत की बेटी माया घर पर थी, जो सभी को बहुत परेशान कर रही थी। क्योंकि मंजीत अपनी बेटी माया से बहुत प्यार करती थी और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। अब मंजीत के लापता हुए एक पूरा दिन हो चुका था, इसलिए सभी को शक होने लगा कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए उनके पति मुख्तार ने 19 अक्टूबर की रात को नजदीकी पुलिस स्टेशन में मंजीत के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा मुख्तार ने सभी परिचितों को भी फोन करके मंजीत के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा था। अब कुछ लोगों को ये भी शक होने लगा कि शायद मंजीत का अपहरण कर लिया गया है। अब ये खबर मीडिया में फैल गई थी कि एक विवाहित महिला मंजीत पन आली लापता हो गई है, जिनकी उम्र 31 साल थी। मीडिया में ये खबर फैलते ही कुछ लोगों ने मुख्तार से संपर्क किया और बताया कि उन्होंने मंजीत को आखिरी बार वैंकूवर के एक सुपरमार्केट के पास देखा था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उसी इलाके में खोज शुरू की जहां मंजीत को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने मंजीत की गाड़ी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंजीत के परिवार और दोस्तों की चिंता बढ़ती गई। 23 अक्टूबर 2006 को पुलिस को एक अनाम कॉल आई, जिसमें बताया गया कि फ्रेजर नदी के पास एक जला हुआ शव मिला है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि शव को बुरी तरह जलाया गया था और पहचान करना बहुत मुश्किल था। हालांकि बाद में फोरेंसिक जांच के जरिए ये पुष्टि हुई कि वह शव मंजीत का ही था। मंजीत के शव मिलने की खबर ने उनके परिवार और समुदाय को सदमे में डाल दिया। मंजीत का परिवार और उनके दोस्त इस खबर को सुनकर टूट गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी प्यारी मंजीत का अंत इस तरह होगा। पुलिस ने तुरंत हत्या का केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस की जांच का पहला कदम मुख्तार से पूछताछ करना था, क्योंकि वह मंजीत के सबसे करीबी थे और आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें देखा था। मुख्तार ने पुलिस को बताया कि मंजीत अपने प्रीनेटल योगा क्लास के लिए गई थी और फिर वापस नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने मामले की जांच की, उन्हें मुख्तार के बयानों में कुछ विरोधाभास नजर आने लगे। मुख्तार ने कहा था कि मंजीत क्लास के लिए शाम को निकली थी, लेकिन पुलिस को उनके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि मंजीत के फोन का आखिरी सिग्नल उनके घर के पास ही आया था। इसके अलावा पुलिस ने मुख्तार के कॉल रिकॉर्ड भी जांचे, जिसमें पता चला कि मंजीत के लापता होने के बाद मुख्तार ने कुछ अजीब व्यवहार किया था। उन्होंने पुलिस को फोन करने में देरी की और खुद भी कई घंटे तक कहीं गायब रहे। जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। मुख्तार ने मंजीत के शव मिलने के कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी ली थी,
जिसमें मंजीत की मृत्यु होने पर मुख्तार को लाखों डॉलर मिलते। इससे पुलिस का शक मुख्तार पर और बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने मुख्तार से फिर से पूछताछ की और धीरे धीरे मुख्तार का नकली फसाद टूटने लगा। जांच के दौरान मुख्तार की गतिविधियां संदिग्ध लगने लगी और पुलिस ने मुख्तार को सख्ती से पूछताछ की। अंत में मुख्तार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुख्तार ने बताया कि उन्होंने मंजीत की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह उनके साथ और नहीं रहना चाहते थे। वे मंजीत से तलाक नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती और उन्हें पैसों का नुकसान भी होता। इसलिए उन्होंने मंजीत को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मुख्तार ने मंजीत की हत्या को एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी योजना विफल रही। मुख्तार ने मंजीत को 18 अक्टूबर की रात को घर पर ही मारा था, फिर उनके शरीर को अपनी कार में रखा और एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसे जला दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी माया को सोते हुए छोड़ दिया और खुद को सामान्य दिखाने के लिए घर वापस आ गए। मुख्तार की योजना थी कि मंजीत के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा कर वह खुद को बेगुनाह साबित कर देंगे और बाद में जीवन बीमा की रकम हासिल कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने उनके झूठ को पकड़ लिया और उनकी सच्चाई सामने आ गई। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मंजीत की हत्या का आरोप लगाया गया। मंजीत के परिवार और दोस्तों को न्याय की उम्मीद थी और अंततः कोर्ट ने मुख्तार को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंजीत की दुखद मौत ने उनके परिवार, दोस्तों और समुदाय को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी हत्या से पूरे कनाडा में शोक की लहर दौड़ गई। मंजीत की हत्या ने ये भी दिखाया कि कभी कभी बाहरी दुनिया से खुशहाल दिखने वाला परिवार अंदर से कितना बिखरा हुआ हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोस्तों, मंजीत पंघाली का ये केस हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में समस्या होने पर बातचीत और समर्थन जरूरी है, लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसका अंत भयानक होता है। मंजीत की कहानी एक दुखद उदाहरण है कि कैसे एक खूबसूरत जिंदगी बर्बाद हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान हिंसा से करने की कोशिश करता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके सहयोग के बिना हम ऐसी और कहानियां आपके सामने नहीं ला पाएंगे। धन्यवाद।